हेलो दोस्तों, एनडीए व यूपीएससी किसी लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम एक यूनिक टॉपिक कराने वाले हैं जो किसी भी ने ये टॉपिक नहीं कराया होगा। इस टॉपिक की बात भी नहीं हो पाई होंगी। तो वो टॉपिक क्या है, उससे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा अल्फा प्रीकेट प्रयोग के बारे में मतलब उसको रिकवर करवाना चाहता हूँ, दोबारा से एक बार समझाना चाहता हूँ, तब मैं उस टॉपिक की बात करूंगा। तो उस टॉपिक का नाम है नाविक के आकार का आंकलन। तो नाविक के आकार का आंकलन हम करेंगे। क्या होता है, एक छोटा सा उसमें डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन की हम बात करेंगे इसी किसके साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, और इसी क्लास में अभी जस्ट। तो देखो, मैं अपनी क्लास को चालू करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ। ये होता है आपका नाविक। ये नाविक हो गया, सीधा सीधा सिंपल सा। जब नाविक के पास अल्फा कण गए थे, क्या गए थे, अल्फा कण गए थे, तो कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए थे, और कुछ अल्फा कण 90 डिग्री के एंगल, बोले तो 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब 90 डिग्री के एंगल से कम मुड़ गए थे, न्यून कोण पर मुड़ गए थे। और एक अल्फा कण 2000 में से एक, जो कि नाविक से टकराकर वापस 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ गया। ये तो पहला कॉन्सेप्ट है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है। मैंने एकदम पूरी कुंडली के साथ इसकी जन्म कुंडली पूरी खोल दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, उसे देख लें। अब मैं बात करूंगा अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक क्या है, देखो। तो आपके अगले टॉपिक का नाम है, इम्पोर्टेंट है, नाविक के आकार का आकलन। तो अब मैं शुरू करता हूं इस टॉपिक को। तो देखो, नाभिक के आकार का आकलन होता क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एस्टिमेशन ऑफ साइज द ऑफ न्यूक्लियस। एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब देखो, मैंने नाम दे दिया इसको नाभिक। ये होता है परमाणु। परमाणु का संपूर्ण नाभिक उसके केंद्र में उपस्थित होता है। ये हो गया उसका केंद्र, जिसे हम नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियस, बोले तो नाभिक। ये हो गया आपका नाभिक, ये हो गया आपका एटम, बोले तो परमाणु। वही नाभिक का आकार 10 टू द पावर माइनस का 15, 10 टू द पावर माइनस का 15 इसका क्या होता है, साइज। और एटम का होता है 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर, जो कि पॉजिटिव नहीं होता है, सिंबल नेगेटिव होता है। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल सी बात। ठीक है, जब इस नाभिक से अल्फा कण टकराएंगे, मतलब अल्फा कण टकराएंगे, तो टकराने के बाद जैसे ये समीप जाएंगे नाविक की ओर, यहाँ से जब जाएंगे अल्फा कण यहाँ से जाएंगे, और यहाँ से जाएगी गति करेंगे, प्रारंभिक वेग से गति करेंगे। तो प्रारंभिक वेग की गति के दौरान जब ये न्यूक्लियस के पास पहुंचेंगे, तो इससे एडवाइस लेंगे, मतलब सलाह लेंगे कि हम तेरे से टकराएं कि नहीं टकराएं। वो होता नहीं है। तो कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो बिना टकराने के बाद सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, नहीं तो इस टॉपिक से हम डाइवर्ट हो जाएंगे। तो देखो, जब अल्फा कण यहाँ से गए, तो ये ऐसे ही जब नाविक के पास पहुंचे, तो नाविक के पास पहुंचेंगे, तो इन दोनों पर क्या आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसलिए ये बैक मार जाता है, यानी पीछे की ओर ढकेल देता है, कौन, न्यूक्लियस। तो पीछे की ओर ढकेलेगा, जब ये जाएगा प्रारंभिक वेग से, यानी इनिशियल वेग से, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और ये पूरा समीप पहुंच जाता है और वापस आ जाता है। तो इसकी पूरी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में संपूर्ण रूप से क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है। यही हमें देखना है कि गतिज ऊर्जा कितनी होती है इसकी, और स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है। यही आपका क्या होता है, नाभिक के आकार का आकलन। उससे पहले मैं आपके लिए इसकी एक बार थ्योरी बताने जा रहा हूँ, थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, तो देखो थ्योरी क्या कहती है। थ्योरी में सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है, इसी भाई साहब के बारे में लिखा हुआ है
नाभिक के बारे में। तो देखो नाभिक के बारे में क्या-क्या लिखा हुआ है। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में जब अल्फा कण नाभिक के समीप पहुंचते हैं, यहाँ से गति करते हैं और जैसे ही समीप पहुंचते हैं, कुछ अल्फा कण तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। जब डायरेक्ट सीधे आक्रमण करते हैं और डायरेक्ट समीप पहुंचते हैं, तो क्या होता है जिससे इस पर नाविक बल का यानी न्यूक्लियर फोर्स का एक रिपल्सन फोर्स लगता है। क्यों लगता है वो इसलिए लगता है कि यदि तो प्लस प्लस हो तब लगेगा, यदि माइनस माइनस हो तब लगेगा, यदि माइनस प्लस माइनस हो तो ये नहीं लगेगा, यदि चार्ज दोनों सेम हो तभी लगेगा ये प्रतिकर्षण बल। तो दोनों पर क्या चार्ज था, अल्फा कण पर मतलब पॉजिटिव और न्यूक्लियस पर भी क्या था, पॉजिटिव। इसलिए ये क्या लगा, प्रतिकर्षण बल, बोले तो रिपल्सन फोर्स बढ़ता जाता है। अतः अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जब जा रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, बोले तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। जब इस अल्फा कण की समस्त स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में पूरे रूप से चेंज हो जाती है, तो अल्फा कण उस स्थान से अपने मार्ग पर वापस लौटने लगता है, वो भी 180 डिग्री के एंगल पर। जब ये डायरेक्ट यहाँ से समीप जाएगा तो इससे टकराकर वापस आ जाएगा, वो भी 180 के डिग्री के एंगल पर। ठीक है, और वही हमें ज्ञात करना है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में कितना चेंज हुआ। ओके, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये डेरिवेशन की थोड़ी लैंग्वेज है। उससे पहले आप इस लैंग्वेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब मैं डेरिवेशन को चालू करूंगा। ठीक है, अब देखो, अब वो कह रहा है कि नाविक की यानी माना कि नाविक पर धनावेश मैंने मान लिया जेड ई कूलाम है, इस नाविक पर मैंने मान लिया है अपनी तरफ से। क्यों माना है, मैं उसका फुल प्रूफ इससे अगले टॉपिक में दे दूंगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में बेसिक से खोल के दूंगा क्यों माना जाता है। मैंने अभी मान लिया फिलहाल नाविक पर जेड ई कूलाम क्या है, आवेश है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन कूलाम वाला अल्फा कण उससे आर नॉट दूरी पर क्या था, स्थित था। जब ये अल्फा कट जा रहा था तो मैंने इसकी दूरी यहाँ से लेकिन यहाँ तक इसकी दूरी आर नॉट मान ली है। वही कह रहा है अल्फा कण उससे आर नॉट दूरी निकटतम दूरी पर होता है। ठीक है, अब मैं डेरिवेशन को चालू करता हूँ। मैंने माना कि स्थितिज ऊर्जा, माना कि अल्फा कणों की स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में वही पोटेंशियल एनर्जी, तो वही यू ई यू ई मैंने इसको मान लिया है। ठीक है, या डायरेक्ट मैं यू मान लेता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। तो देखो, मैंने अल्फा कणों की स्थितिज ऊर्जा को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यू से। वैसे इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो पीई से रिप्रेजेंट करना चाहिए, मैंने फिलहाल कर दिया है यू से। और यू बराबर में आएगा आपका एक फॉर्मूला के क्यू 1 क्यू 2 बट्टे आर। ये क्यों आया, जब मैं अगले आपसे टॉपिक की बात करूंगा, बोर मॉडल से अगले टॉपिक हैं जैसे इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा, तो ये फॉर्मूला उसमें काम आएगा, मैंने वहीं से ये उठाया है। वैसे आप कह सकते हैं यदि मैं इस पर होल स्क्वायर लगा दूं तो ये कूलम का क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है Q1 आवेश और Q2 आवेश, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, R। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला। हम सेकंड ग्रुप इसका ये दे देते हैं। ठीक है, अब देखो, K की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू होती है। यदि इसको फाइनल रूप से हल करें तो इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। ये इसका क्या आता है, मात्रक आता है। ठीक है, अब मैं मानता हूं यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी है, तो Q1 का आवेश कितना है यहाँ पर Ze, और Q2 का आवेश कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं इस मान को इसमें पुट करूंगा तो फाइनल एनर्जी कितनी आएगी, के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, Ze इंटू 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन में आर। अब देखो दूरी कितनी मानी है हमने, आर नॉट,
तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर नॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा आर नॉट। ये हो गया सिंपल सा प्रोसेस। अब यहाँ से आगे क्या होता है, जब अल्फा कण नाभिक के समीप गए तो वापस लौट के आए, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के क्या हो गई, इक्वल हो गई, बोले तो बराबर हो गई। वही मैं अब आगे समझाऊंगा। उससे पहले एक बार यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें लैंग्वेज का, तो आप ले सकते हैं बेझिझक, जल्दी से जल्दी लो। अब देखो यहाँ से आगे क्या होगा। अब देखो यहाँ से आगे वही मैं एक पॉइंट लगाऊंगा, जब अल्फा कण 180 डिग्री के एंगल पर प्रकीर्णित हो रहा था, तो वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के क्या रहा था, बराबर रहा था। ठीक है, वही मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ। देखो मैंने वही लिखा है, जब अल्फा कण 180 डिग्री के एंगल पर प्रकीर्णित हो रहा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। अब देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ई काइनेटिक एनर्जी बराबर में ई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी, वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई जेड ई इंटू 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन में आर नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये दे रखी है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो 1/4 पाई इंटू 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर नॉट। ठीक है, आर नॉट अब हमें क्या निकालनी है, आर नॉट दूरी निकालनी है अल्फा कणों की। जब जा रहे थे, इससे टकरा रहे थे, तो अल्फा कण और नाभिक के मध्य की दूरी कितनी है, वो हमें आर नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कुछ भी नहीं है, आर नॉट को आप यहाँ पर ले आओ और काइनेटिक एनर्जी को आप यहाँ पर पुट कर दो। तो वही 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई की वैल्यू क्या होती है, के होती है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ के, एक मिनट, के और इनटू में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये होता है सिंपल सा प्रोसेस। इसे ही हम कहते हैं नाभिक के आकार का आकलन। यही आता है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, दोबारा से एक बार मैं इसको मतलब रिवाज कराता हूँ। तो देखो, माना कि अल्फा कणों की स्थितिज ऊर्जा U बराबर में के क्यू वन अपॉन में मतलब के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। क्यू वन और क्यू टू क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या है, आर है। ठीक है, क्यू वन की वैल्यू मानी है मैंने दो, मतलब जेड ई, और क्यू टू की वैल्यू मैंने मानी है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद के की वैल्यू अपॉन में 1/4 पाई। यदि हम इस पूरे को हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, मेरा मतलब 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वैल्यू मैंने पुट करी और ये आपका क्या फाइनल रिजल्ट आ गया। हमें क्या याद करना है, 180 डिग्री के एंगल पर जब अल्फा कण प्रकीर्णित हो रहे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के क्या हो गई थी, इक्वल हो गई थी। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मैंने स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, और फाइनल रिजल्ट क्या आया था, अल्फा कण और नाभिक के मध्य की दूरी आर नॉट मैंने निकाल दिया है यहाँ पर। मतलब आर नॉट इक्वल 2 जेड स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई। ये था के का मान। ठीक है, यही होता है फाइनल रिजल्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर। एक मिनट में इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दूं, यहाँ पर थोड़ी मेरे से गलती हो गई। देखो मैं ये और स्टेप यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ, इसको देखो किस प्रकार से। काइनेटिक एनर्जी बराबर में इसकी वैल्यू में रख दूं के इंटू टू 2 जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या था, आर नॉट। अब मैं यहाँ से आर नॉट की वैल्यू यहाँ पर लिख दूं, आर नॉट बराबर में 2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया फाइनल रिजल्ट, क्योंकि मैंने के का गुणा नीचे कर दिया था और आना चाहिए था ऊपर। ठीक है, उसके लिए सॉरी। अब क्या होगा, देखो अब इस समीकरण से ये सिद्ध होता है आर नॉट बराबर में 2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आप कह सकते हैं जितनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उसका दूरी उतनी ही कम होगी, क्योंकि अल्फा कण जितने ही पास जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया अल्फा कण, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस बोले तो नाभिक, नाभिक के पास जैसे ही अल्फा कण अटैक करेंगे उसके पास जाएंगे तो दूरी घटती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ती जाएगी। ये होता है सिंपल सा प्रोसेस इस टॉपिक का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके लिए एक लाइक ठोक दो, और सब्सक्राइब करना तो आपके ऊपर है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद, जय भारत।